भारत के ऊपर सबसे बड़ा जो खतरा हो गया है एफसीआरए रूल्स चेंज करने के बाद, फॉरेन मनी रोकने के बाद, कि फॉरेन एजेंट्स भारत में क्या कर रहे हैं। और एक नहीं, अब तो अनेकों पकड़े जा चुके हैं और यहाँ पे उनको लोकल फोर्सेस और कई बारी लोकल लोग पकड़ रहे हैं। ये एकदम से पूरे रीजन में, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में कितनी कोशिश होती है, पर नॉर्थ ईस्ट से बढ़ते बढ़ते ये अब हर जगह से घुसने की कोशिश करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल। और इसके क्या रेपरकशंस हैं? एक तरफ से इलीगल इमिग्रेशन, दूसरी तरफ से वेस्टर्न देश के लोग बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, पासपोर्ट में भारत को वीजा बहुत आराम से भी देता है, तब भी छुपा के आने की कोशिश करना। इसके बहुत सारे रैमिफिकेशंस हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं जिनके फायदे और जिनके परिणाम राजनीति और इकोनॉमी दोनों में बहुत लंबे होने वाले होंगे और बहुत जल्दी है। पर क्या एक शुभेंदु मॉडल क्रिएट हो गया, जैसे हम योगी मॉडल की बात करते थे या मोदी मॉडल की बात करते थे गुजरात में? ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ वो व्यक्ति जुड़ गए हैं जो अब इस चैनल पे या पूरे सोशल मीडिया पे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शामिक मोहित्रा जी, थैंक यू शामिक फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। तो सर पहले राष्ट्र सुरक्षा से शुरू करें। हाँ, ये भाई ये जो भाई है जॉर्डन ब्राउन, हाँ। तो ये जो तिलचिट्टा है या दीमक कहें, कुछ भी कहें, ये लोग दीमक की तरह ही, जैसे वो लकड़ी से निकलता है दीमक या फिर घर के आने कोने से ये तिलचट्टे निकल के आते हैं, वैसे आपको दिखेंगे। बहुत गोरे निकल रहे हैं आजकल, पकड़े जा रहे हैं वह, और बिना किसी परिचय पत्र के, ना पासपोर्ट है ना वीजा है। तो इसमें मैं आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं। उसके मैं कारण बता देता हूं कि मैं इनको कैसे देख रहा हूं, क्या किस चीज के ये सिग्नल है, किसके ये चिन्ह हैं और इसका कारण क्या है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम इस बात को समझ लें कि अमेरिका का जो भारतवर्ष में डिस्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है पिछले 60 दशकों, 60 नहीं 6 दशकों से, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो म्यांमार है। म्यांमार में कौन बैठा हुआ है? नैपिदो और यांगोन में एक कंपनी है फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप, जो एरिक प्रिंस साहब चलाते हैं। ये एरिक प्रिंस कौन है? एक्स नेवी सील ऑपरेटर और विरासत में अपने बाप से एक सिक्योरिटी कंपनी के मालिक, जिसको उन्होंने तब्दील किया विश्व के सबसे बड़े प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ब्लैक वाटर में। उसको उन्होंने फिर कई बिलियन डॉलर्स में बेच दिया और उसके चलते उन्होंने कई बिलियन और कमाए। तो ही इज एक्सट्रीमली रिच एंड वेल्दी, और वो ये अदृश्य राज के एक बहुत बड़े हिस्सेदार हैं अमेरिका में। तो उन्हीं लोगों के साथ घूमते हैं। तो उन्होंने ये सडनली म्यांमार में ये नया कंपनी क्यों स्टार्ट किया? फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप, जिसके लगभग सारे ही कर्मचारी या तो डेवग्रू, जो उनका स्पेशल फोर्सेस का वो है अमेरिका में, जेसॉक था पहले, अब डेवग्रू है, सील टीम 6, डेल्टा फोर्सेस, इसके जो ऑपरेटर्स होते थे रिटायर्ड जो हैं, उनको उसने रिक्रूट किया सैकड़ों की तादाद में। और इनके थ्रू ये कुकी रेबल्स, जो रेबल्स, रोहिंग्या रेबल्स वगैरह वगैरह रेबल शेबल जो है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है, इनका लॉजिस्टिक्स हो रहा है, और इन्हीं को यूज करके अफगानिस्तान में जो इनका भारी नुकसान हुआ, CIA का, ड्रग्स का, उसका पूरा ट्रेड बंद हो गया, वो सारा का सारा अभी शिफ्ट करके यहाँ पे म्यांमार में आ गया है, जहां से चाइना से लाए हुए फेंटेनिल का व्यवसाय भी चलता है और जहां पे लोकली ओपियम वगैरह भी ये ग्रो करते हैं। तो उसको इन्होंने कंट्रोल में लिया है। दूसरा, इनकी ताक है कि म्यांमार में जो रेयर अर्थ मिनरल्स उस पर भी कब्जा करे, लेकिन इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है एक हमारे नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश के चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स और बर्मा के 3 प्रोविंसेस को मिला के ये लोग एक जुडियो क्रिश्चियन स्टेट बोलते हैं, एक नए क्रिश्चियन स्टेट की स्थापना करेंगे। अब वो जुडियो क्रिश्चियन में से जुडियो वाला शब्द हट गया है, क्योंकि पहले जो इजरायली लोग थे, मोसाद के लोग थे, वो इनकी मदद कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीने में भारतवर्ष ने काफी उस पर काम किया और मोसाद वाले पीछे हट गए। अब वो उसमें नहीं है। वो इनफैक्ट कुकी जो रेबल्स हैं, कुकी ग्रुप्स हैं, उनकी ट्रेनिंग IDF के थ्रू हो रही थी, वो बंद हो गया, वो कार्य अब नहीं हो रहा है। तो एक ये हुआ है। दूसरा, इनका जो मेन कॉन्ड्रेट था भारतवर्ष में घुसने का, पहले इजरायली पश्चिम बंगाल, क्या बहुत बड़ी डेवलपमेंट बता रहे हैं। हम शुरू से जिस तरह इजराइल को एक तरफ कहते हैं टुवर्ड्स द अरब वर्ल्ड के विपरीत, इजराइल ने हर बड़ी चीज में भारत का साथ रहा है इंटरनेशनल स्तर पे। पर आप कह रहे हैं कि भारत में वो भी अपनी कुछ गेम्स खेल रहा था और
और अब वो रिश्ते उस तरफ पहुंचे हैं, या मे बी ईरान वॉर का फॉल आउट, या भारत की डिप्लोमेसी, या डीपनिंग टाइप, या भारत का सख्त मैसेज, जो भी आपको लग रहा है सही है वो बताइए। मैं हमेशा इजराइल बाहर हो गया ये इस गेम से। हाँ राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोनोकॉजल नहीं होता है, कई कॉजेस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो इसराइल को अब लगने लगा है कि पूरी तरह से हम ये ट्रंप वाले तंत्र को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ये अपनी ही खेल में ये लोग चल रहे हैं। तो अमेरिका से इसराइल को क्या मिलता है? सुरक्षा का सामान, गोला बारूद, हथियार इत्यादि, जो एक्चुअली इजरायली लोग खुद डिजाइन करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इसराइल में सीमित है। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया है, और ये उनके सारे टीवी चैनल्स में इसकी बात हो रही है, ओपनली बात हो रही है कि हम अब भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपना सारा जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हथियार हो गया, मिसाइल्स, भारतवर्ष में। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भारतवर्ष के साथ जो ओवरऑल मित्रता का संबंध है उसको और सशक्त करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि उसके एक प्रांत में आप गुप्तचरी कर रहे हो, रेबल्स को ट्रेन कर रहे हो अमेरिका के कहने पे ही, लेकिन कर रहे हो, और दूसरी जगह बोले नहीं नहीं हम तो जी आपके थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते, वो नहीं हो सकता है। तो एक कॉज ये है, ये मुख्य कारण है। दूसरा, डिप्लोमेटिक गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं, एक एक्सिस बनता हुआ अब नजर आ रहा है। एक देखिए, दुनिया जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, चाइना वाला एक एक्सिस है, लेकिन एक नया एक्सिस भी नजर आ रहा है जो भारतवर्ष, गल्फ में यूएई, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, ठीक है, और उस तरफ इटली और फ्रांस, ये लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये एक एक्सिस नया बनता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी पावरफुल है। इसमें मार्केट भी है, लोग भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और सामरिक क्षमता भी है, ठीक है। तो इस एक्सिस के चलते भी उस पर इंफ्लुएंस हुआ है, तो इन्होंने अपने हाथ थोड़े खींच लिए। लेकिन अब अमेरिका में सीआईए की अवस्था देखें। सीआईए जो अपना काम था भारतवर्ष में, पहले ये पादरियों के द्वारा या कोई इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री एनजीओ में काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई डॉक्टर आ गया मेडिसिन दे रहा है। ये 60-70 के दशक तक तो अच्छी तरह चल गया क्योंकि भारतवर्ष अफ्रीका की तरह ही एक बहुत ही निम्न स्तर का देश था, हमारी कैपेसिटीज कम थी, तो हम डिपेंडेंट भी थे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ है कि प्रगति हुई है, कई मामलों में हुई है, अभी कई मामले और बाकी हैं, लेकिन कई मामलों में हुई है। अब दवाइयां ले लीजिए, या हमारे यहाँ पे अर्थशास्त्रियों की तादाद मेरी तरह जैसे बहुत बैठे हुए हैं, तो अभी हमें वो मदद चाहिए नहीं। तो वो जो एक्सक्यूज था वो खत्म हो गया है। और ये जो पादरियों का इन्फ्लक्स होता था, जो एक मेन सोर्स था सीआईए का हमारे नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ करने का, वो पिछले एक साल में पर्टिकुलरली एकदम समाप्त कर दिया गया। इनको मतलब नाइदर आर दे बीइंग एनकरेज, और अभी ये जो एफसीआरए में चेंजेस आ रहे हैं उसके चलते इनके जो लीगल सोर्सेस हैं फंडिंग के, वो भी बंद। उसके ऊपर पश्चिम बंगाल जो लॉन्च पैड था, एक बात और डालनी जरूरी है इसमें, हाँ, इनको जो वीजाज मिल रहे थे उसमें भी बहुत टाइट हो गया, क्योंकि हाँ, वो आते बिल्कुल बिल्कुल वीजा में थे, रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे थे, उस पे होम मिनिस्ट्री ने बहुत बेहतर मॉनिटरिंग करी है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आके रिलीजियस नहीं करते तो वो जो छोटे छोटे लूप होल्स है ना, वो बहुत सारे रुक रहे हैं। एफसीआरए पे मैं ये बहुत आवश्यक था, और इसके लिए मैं अमित शाह जी को सराहता हूं। लोग कई ऐसे काम वो करते हैं जो अंडर द रेडार होते हैं, लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी आवश्यक कार्य है। और MEA in fact in my opinion has not been very good in this regard. On the other hand, the home ministry has been extremely good. उसको उन्होंने स्टैंप आउट किया, they have rooted it out and they have ये जो लूप होल्स थे, गैप्स थे, छोटे छोटे गैप्स थे, उनको बंद कर दिया। तो ये तिल चिट्टों का जो आना था, आवागमन, वो बंद हो गया। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल इनका लॉन्च पैड था। अगर पश्चिम बंगाल इनके कंट्रोल में रहता है थ्रू देयर ISI जमाती एसेट्स, जिसके लिए हमारे ख्याल से ये मुख्यमंत्री पहले काम कर रही थी, तो फिर ये लॉन्च पैड केवल जिहाद के लिए नहीं था, ये होता वो मतलब इनका जो पूरा भारतवर्ष में क्या कहते हैं विघटनकारी शक्तियां हैं, उनको सहायता देना, उनके लिए एक सेफ हेवन बनाना, उनको पैसा सप्लाई करना, ये सब के लिए पश्चिम बंगाल आवश्यक था। अगर पश्चिम बंगाल इनके पाले में है तो नॉर्थ ईस्ट को भी विच्छिन्न करना आसान हो जाता। तो ये जो हुआ ना, उसके बाद आप लोग अगर घटनाक्रम देखें, इफ यू लुक एट द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, आप देखेंगे कि पहले मार्को रूबियो आता है। मार्को रूबियो आके भारतवर्ष में 3 दिन बैठता है, लेकिन 3 दिन में से केवल आधा दिन वो केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिलता है, यानी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, NSA वगैरह। बाकी सारा टाइम मतलब 2.5 दिन वो क्या करता है, कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मिल रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है,
पंजाब और जयपुर के कुछ खास लोग, उनसे उसकी मुलाकातें हो रही हैं। चेन्नई में जो नया तंत्र है उससे मुलाकात कर रहा है। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका, वो केवल परराष्ट्र मंत्री नहीं है, वो नया डीएनआई भी है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, वो नया एनएसए भी है अमेरिका का। और लोग कहते हैं कि वो अगला राष्ट्रपति भी वही बनेगा। तो ये डीप स्टेट का बहुत बड़ा एक प्यादा है। तो उसने आके भारतवर्ष में ये कार्य इसलिए किया क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनके पास जो लॉन्च पैड से वो खत्म हो गए, तो उसको संगठन को फिर से पुनर्जीवित कर रहा था। ही हैड टू रीजुविनेट द एंटायर स्ट्रक्चर। इसके लिए वो आया था। और आप कहोगे कि ये इकलौते उससे क्या होता है? उसके बाद आप देखिए ना, क्यों ऐसा हो रहा है? जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाले एजेंट्स होते हैं वो पकड़े जाने लगे, जैसे वो 6 यहूदी यूक्रेनी, फिर वो मैथ्यू वैन डाइक जो अभी भी तिहाड़ में बैठ के सालन खा रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि श्रिम्प दे दो, पास्ता दे दो। और फिर ये जो परसों पकड़ा गया ये व्यक्ति उबले हुए अंडे की तरह, क्या है इसका नाम, जॉर्डन ब्राउन, इन किसी के पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, और जो डॉक्यूमेंटेशन था उनके कार्य के साथ मैच नहीं कर रहा था। इसके पास तो कुछ था भी नहीं, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा था विच डजंट ऐड अप। नहीं भाई, इस अब का ये बोल रहा है कि मैं तो 70 कंट्रीज घूम के आया हूँ, एक्स नेवी का हूँ, मैं थाईलैंड था, फिर मैं श्रीलंका आया, श्रीलंका से क्या तैरता हुआ आ गया, शिप से आ गया, कोई इमिग्रेशन नहीं। पर जो चिंता वाली बात है, एक चिंता वाली बात पे आपको, तो मैं आपको सत्य बता देता हूँ, ये वैसे नहीं आया, ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है, वहां से नहीं आया है। वहां से एकमात्र संबंध इसका ये है कि ही वॉज हायर्ड वाया दिस फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप, एरिक प्रिंस का। एरिक प्रिंस सप्लाइज द एसेट्स ऑन द ग्राउंड, जहां पे सीआईए डायरेक्टली नहीं घुस सकती। देखिए सीआईए क्यों नहीं घुस सकती, मैं एक बहुत ही सिंपल और बचकना सुनने में आएगा लेकिन ये सत्य है। गोरे लोग जो पहले जिस तरीके से आते थे वो बंद कर दिया, तो अब इनके एसेट्स आएंगे किस बात पे? क्योंकि एक गोरा जो घूमेगा यहाँ पे उबले हुए अंडे की तरह दिखता है या लॉबस्टर की तरह एकदम लाल, वो तो ही स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब। तो ये क्या करते हैं ये लोग, अभी हमारे जो सीमावर्ती देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से तो कोई आ नहीं सकता, उनको भी पता है। तो ये जो 4 देश हैं प्लस म्यांमार, यहां से ये लोग आते हैं और चले जाते हैं। दे डोंट बेस देमसेल्व्स हियर। इंडिया में उनका बेस नहीं है कोई, लेकिन कभी कभार क्या है कि अगर आपको लॉजिस्टिक्स हैंडल करना है या कुछ ट्रेनिंग पे कुछ बात करनी है या ऑर्गेनाइज करना है, कभी कभार आपको मीटिंग करने के लिए आना पड़ता है। ये गुप्तचर का काम है। तो बेशक उसका नेपाल में हो, जो हमको सबको पता है अब कि वो एक डीप स्टेट के पाले वाला स्टेट है। चाइना के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ कार्य करने के लिए नेपाल उनको एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल गया। बालेन शाह की बीवी मिस्टीरियस, उसके पीछे एनजीओ के पीछे फोर्ड फाउंडेशन इज अ एक्टिव आर्म ऑफ द सीआईए। वो भी डिस्कस करने वाला है, या थोड़ा अगर आप ब्रीफ में करें कि बालेन शाह का राइस वाइफ के ऊपर जो सवाल हैं वो भी, और भारत से एकदम जो एक हिंदू राष्ट्र था वो कैसे कम्युनिस्ट टू डीप स्टेट की तरफ जो ये बड़ा है। बालेन शाह ने शुरू में तो आके इकोनॉमिक इशू भी शुरू करने की कोशिश की, उस पर जब भारत सरकार ने झाड़ा पेट्रोल के लिए वो मुहताज हो गए तो थोड़ा बैक ट्रैक किया, बट माइंडसेट तो वो दिखा रहा है, और माइंडसेट तो वो बनने से पहले से दिखा रहा है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पहले इस बात को समाप्त कर देता हूं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट को ना, कि ये जो एसेट्स हैं, इंटेलिजेंस एसेट्स, तो ये जो बंदा था ये कहीं थाईलैंड वाइलैंड से नहीं आया था। ही वाज बेस्ड इन नेपाल। वो इस तरफ आया था मीटिंग्स करने। जब पकड़ा गया तो वो एक पागल जैसे व्यक्ति की तरह बात करने लगा। ठीक है, मैं तो हो गया हूं, मेरे पास पेपर्स नहीं है, ये सब बोल रहा था, बिकॉज विदाउट पेपर्स ही हैज प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। उसका नाम वाकई में जॉर्डन ब्राउन है कि नहीं, वो पहले क्या करता था, अब पता लग रहा है कि ये व्यक्ति जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं पिछले 20 साल में, हर जगह पे ये था। इराक में था, अफगानिस्तान में था, वो यूक्रेन में था, ठीक है, अफ्रीका के कुछ देशों में था, हर जगह ये पहुंचता है। कई जगहों तो जेल के भी चक्कर काट चुका है। ये तालिबान जेल में 6 महीने रहा है, इराक के जेल में 6 महीने रहा है, ठीक है, अब तो ये भारतवर्ष के जेल में भी रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है, ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाली जो बात है वो वहम है, क्योंकि ये वो दिखाता है कि दे आर नॉट यूजिंग एक्टिव एजेंट्स ऑन द ग्राउंड। वो काम वही आईएसआई तश्किलात तुर्की का, आईएसआई पाकिस्तान की, तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन लॉजिस्टिक्स के लिए कभी कभी इनके एजेंट्स को आना पड़ रहा है। और इतना स्ट्रिक्ट हो गया अभी वीजा प्रोसेस जो है, अगर आप सैलानी बन के आ रहे हो तो आ सकते हो, लेकिन बाकी किसी भी कारण से वो वीजा भी नहीं मिल रहा है अमेरिकियों को। और एक ठंडे युद्ध का शुरुआत हो चुका है। जो ठंडा युद्ध जिसको हम कोल्ड वॉर में कहते थे ना, बिटवीन द स्पाइस ऑफ द सोवियत यूनियन एंड यूएसए,
वही चीज अभी हमें देखने को मिल रहा है, केवल चाइना अमेरिका का नहीं, भारतवर्ष में कोई ध्यान नहीं देता, आपको वेस्टर्न प्रेस में कुछ खास मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन रियलिटी इज इस कम्युनिटी में सबको पता है कि एक ठंडा युद्ध ऑलरेडी शुरू हो गया है भारतवर्ष के इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में। अच्छा, मैं बालन शाह के, आपने जो अब बालन शाह वाली जो बात है उसको मैं बता देता हूँ। बालन शाह से पहले एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं, वीजा के अंदर लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि वीजा लेके क्यों नहीं आते, क्योंकि आप वीजा लेके बार बार टूरिस्ट बन के अमेरिका से नहीं आ सकते ना। अगर आप साल में 3 बार ही आओगे एज अ टूरिस्ट, दैट इज रिडिकुलस। तो आप एक लंबा ट्रिप भी कर सकते हो एट बेस्ट, बट अगर आप बार बार आओगे तो आप आ ही नहीं सकते। इनको तो स्पेशली अगर आप 1-2 दिन के लिए आ रहे हो, एक स्पेसिफिक जगह पे आपको आना है, तो टूरिस्ट वीजा लेके कैसे आओगे? यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट 20 days सिटिंग इन इंडिया जस्ट फॉर वन मीटिंग। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो आप वापस कैसे आओगे? कौन सा टूरिस्ट साल में 2 बार ही आ रहा है 15-16 घंटे की फ्लाइट लेके? तो वो नहीं संभव है। तो वो भी एक इनके ऊपर रीजन है कि ये वीजा लेके नहीं आ रहे, बट प्रैक्टिकल रीजन है। और नेपाल का बॉर्डर ओपन है, पोरस है, इसलिए वहां से यहाँ आना बड़ा आसान है। सेम विद भूटान बाय द वे। अच्छा, नाउ बालन शाह वाला स्थिति ये है कि इसके पास ऑब्वियसली कुछ एजेंडा आइटम्स इसको थमा दिए गए हैं बाय द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि तो चाइना के खिलाफ ये करेगा और इंडिया के खिलाफ ये करेगा। उसने कोशिशें करी, लेकिन जो वास्तव वो ये है कि एक तरफ एक बहुत बड़ा देश है, दूसरी तरफ एक उपमहादेश है, ठीक है? तो ये 2 देश के बीच में नेपाल बिना इनके कोऑपरेशन के कुछ कर नहीं सकती। सारा तेल यहां से वहां जाता है, खाने का काफी सामान भारतवर्ष से उधर जाता है, दवाइयां यहां से वहां जाती हैं। चाइना से ये लोग मशीनरी और फिर बहुत सस्ते मोटरसाइकिल्स वगैरह वो चाइना से आते हैं। तो कई चीजें हैं जो डिपेंडेंसी बहुत हेवी है। तो इसलिए बालन शाह जो ट्राई कर रहा था वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज जैसे हमने नकेल कसी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। नेपाल में हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ ही, ये तो मैं अपने अनुभव से डायरेक्टली बता रहा हूँ, हमने देखा कि नेपाल के ईस्टर्न एरिया में जो चाय उगती है लगभग दार्जिलिंग चाय जैसा है, पर एग्जैक्टली वैसा नहीं है, दिखने में वैसा है। तो वहां का चाय यहाँ के कुछ व्यवसायी इंपोर्ट करके, क्योंकि कोई वो तो है नहीं, बॉर्डर तो है नहीं एक्टिव, उसको इंपोर्ट करके उसको मिला के उसको दार्जिलिंग चाय बना के बेच रहे थे बाजार में। तो इससे हमारा भारी नुकसान हो रहा था। तो इस पे कई सारे हमने प्रेजेंटेशंस किए पीयूष गोयल जी को और राज्य सरकार को भी। तो इस बात से भारत सरकार, मैं इतना कहूंगा कि बाकी जो भी होता रहे, लेकिन सारे पॉलिटिशियंस एक मत थे कि इसको बंद करना पड़ेगा। तो बंद तो कर ही दिया है। नेपाल से अब एक ट्रक भी नहीं आ रहा है चाय का, क्योंकि ये दे हैव टू गिव रीजंस कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, कौन आपका बायर है। इंडिया में आप ऐसे बेच नहीं सकते हो, तो वो रोक लगा दिया गया है। तो उससे क्या हुआ है कि नेपाल में 30,000 वर्कर अभी आउट ऑफ वर्क हैं, एंड अबाउट 100+ टी गार्डन्स आर शट। ओके, तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? बालन शाह पे। भारत सरकार ने ये कब किया? जब बालन शाह ने अपने बकवास करने शुरू किए उसके बाद किया। तो ये काफी सारी चीजें उसको उलट पड़ गई हैं, और ये चाय का तो एक एग्जाम्पल है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उसने वो क्या नाम है उस जगह का, कालीमंटन है क्या है वो, एक बॉर्डर इलाका है ना, हिमाचल नेपाल और तिब्बत के बीच में एक ट्राई जंक्शन एरिया है। तो वहां पे भी उसने कहा कि नहीं ये हमारा इलाका है। उसने फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट खड़े करने की कोशिश करी। तो उसने कई सारे चीजें करे हैं, जिससे ये सब क्या है, ये सब हमें ऑफ बैलेंस रखने के प्रकरण है। और ये वो यूएस के इशारे पे कर रहा है, ये चाइना के इशारे पे नहीं कर रहा। तो चाइना के इशारे पे वो कर रहे थे, लेकिन इसकी पुरानी सरकार जो थी केपी ओली की, वो कर रहे थे। लेकिन ये जो कर रहा है ये यूएस के उकसाने पे कर रहा है। एक उसने फायदा दे दिया, अभी अमेरिकी लोग जो है भारतवर्ष में डायरेक्टली नहीं आ सकते, लेकिन नेपाल में आ सकते हो, नेपाल से यहाँ घुस सकते हैं। दिक्कत यह है कि जब जैसे ही आप घुसोगे, पहले एक होता था ना भारतवर्ष में, हम कहते थे अच्छा गोरा है, इसके पास बड़े पैसे होंगे, चलो इसको हम टूरिस्ट बना के दिखाते हैं। पर उसको अगर टूरिज्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दिलचस्पी ना दिखाए, तो स्थानीय लोग पूछते हैं कि भैया ये क्यों आया है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, हम समझते हैं हम प्रकांड पंडित सिर्फ शहर में बैठते हैं, हमारे नगरों में ही सिर्फ विदग्ध लोग हैं जिनको सब पता है अदृश्य राज्य डीप स्टेट के बारे में। ऐसा नहीं है। जितना इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हुआ है आजकल छोटे जनपदों में, छोटे शहरों में भी लोगों को पता है कि अमेरिकी राष्ट्र जो है भारत के विरुद्ध जा रही है, गड़बड़ है। तो इसलिए कोई व्यक्ति आके, और इनके तो लहजे से ही पता लगता है ना, एक यूरोपियन जब बात करता है, वो जब अंग्रेजी में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी में,
तो पता लगता है कि ये अमेरिकी तो हो नहीं सकता। ब्रिटिश लोग ऐसे बात करते नहीं है और उनका अलग है ढंग। अमेरिकन जो है वो स्टैंड आउट करते हैं और उनका एक एटीट्यूड भी होता है, तो वो पकड़े जाते हैं बहुत जल्दी। इसने पहले कोशिश करी, इसको एसएसबी ने पकड़ा था बाय द वे। एसएसबी से ये पता नहीं कैसे बच के निकल गया, उस पर अभी तहकीकात जारी है कि बचा कैसे। फिर गांव वालों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ा नहीं, पहले ऐसी बात कर रहे थे, उनको लगा कि यार ये तो बड़ा संदिग्ध सा व्यक्ति लग रहा है, इसमें कोई गड़बड़ है, ये सीधा आदमी नहीं है। और इसका हुलिया, इसका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका चलना फिर हर चीज अलग था। एक नॉर्मल सैलानी का कुछ अलग होता है ना, उसकी दृष्टि भी अलग होती है। इसका तो देखो शक्ल से ही पता लगता है कि ये कुछ और चीज है। तो लोगों को शक हुआ, और मैथ्यू वैन डाइक वाली बात जो है पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, लोगों को पता है। और हमारे बॉर्डर इलाके में लोग बहुत ज्यादा थोड़े चौकन्ने रहते हैं आजकल, तो ये पकड़ा गया। तो लेकिन ये जो मैं इतना सारा बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चीज आप देख रहे हो ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने पूरे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में इनके लोग बैठे हुए हैं। दे आर नॉट डायरेक्ट CIA एसेट्स, दे आर दीज, ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू लोगों को लाते हैं, और उनका वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होता है क्योंकि कोई कागज पत्री होता नहीं है। ये लोग इंडिया में घुसते हैं और ये सब कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो संगठन था वो टूट चुका है, उसको तोड़ा गया है, तो ये उसको रीबिल्ड कर रहे हैं। एक बात और मैं कह देता हूं, फिर मेरी बात खत्म हो जाएगी इस पे। वो ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि CIA की कार्य पद्धति क्या है। जो हमने देखा है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जितने भी सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं वो लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशंस, उसमें चर्च और लेफ्टिस्ट गेरिलाज इकट्ठे काम करते हैं, और उनके पीछे भी CIA है, और जो राइट विंग उनकी सरकारें हैं जो इनका दमन कर दी, उसके पीछे भी CIA है। ये दोनों पालों में खेलती है, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल बात नहीं है, उनका काम क्या है, डिस्टेबलाइज करना। विश्व को डिस्टेबलाइज रखो तो अमेरिका विल बी एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी। उसका जो डॉलर है उसका भाव ऊंचा रहेगा, उसकी इकोनॉमी का भाव ऊंचा रहेगा, लोग उसमें निवेश करेंगे। ये है उनका उद्देश्य, और यही चीज वो भारतवर्ष में भी करने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पे चला नहीं। शामिल इसके दो एंगल है, जो आपने निवेश और वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज किया वो तो ईरान ही हमें दिख रहा है, पर मैं इसमें लेफ्टिस्ट गेरिलास और पादरियों का संमिश्रण, वो भी मैंने बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं एक इस पे आता हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम सोचते हैं शहर में लोगों को बहुत अवेयरनेस है जो आपने कवर की, बट जब आप गांव जाते हैं ना, वहां पे दो एडवांटेजेस हैं। एक तो अवेयरनेस है, दूसरा वो एक्ट करते हैं। शहर में इतनी लेथार्जी है, या लोग इतना अपने नेबर को जानते ही नहीं या नेबर के अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। गांव में जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वो वैसे ही स्टैंड आउट करता है, चर्चा होती है उसको लेके। शहर तो इन दैट सेंस ये इनको, जब ये कोई भी एजेंट आ रहा है गांव में, इनका पकड़ा जाना ज्यादा लाजमी है, क्योंकि वहां पे पीपल आर गोइंग टू डिस्कस विद द नेबर्स। ये आपके घर आया, आपके घर आया, किसके घर आया भाई? शहर में तो बिल्डिंग में कोई नहीं पूछता किसी से। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये प्रेजुडिस है एक तरह से, जो आपने भी बोला कि बाहर से कोई आया तो बहुत अमीर होगा, और हम बांग्लादेश से कोई इलीगल आता है तो सोचते हैं कि वो भारत के रिसोर्सेज लेने आ रहा है, क्या लेने आ रहा है। बहुत सारा अब विदेशी देशों से लोग आते हैं जो बिल्कुल पैसे वाले नहीं है। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड जो उनके लिए यूरोप में यूज किया जाता है, बट बिना पैसे के आते हैं, और कई तो ऐसे मकसदों से आते हैं कि वो भारत में करे। तो एनी इंडियन वॉचिंग, आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको किसी की भी एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो आपको लग रहा है कि भी फॉरेनर हो यूरोप से। अब मैं तीसरी जो बात चाहता हूँ, अमित शाह का जो ये FCRA और NGO का हुआ, उसके बाद वो डेबिट कार्ड का निकला, डू यू थिंक ये जो स्क्वीज आउट हो रहा है NGO फंड्स, ये का इफेक्ट है कि इनको फिजिकली आके बहुत चीजें करनी पड़ रही हैं और इसलिए सतह पे आ रहे हैं, क्योंकि इनका इकोनॉमी स्क्वीज हो रही है, तो कई बार पैसे देने, हिसाब करने, मिलने, नेटवर्क करने, जो लोगों को इजीली पैसा दे के ओवर पे करके रख सकते थे वो नहीं। डू यू थिंक इसका भी एक असर आ रहा है इन लोगों के पकड़े जाने में? देखिए, इनके ऑपरेशन के दो मुख्य फाइनेंस, मैं सिर्फ फाइनेंस की बात करूंगा, दो मुख्य फाइनेंशियल कॉन्ड्युइट्स थे। एक था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, इसका जो है यहां से जो पैसा निकलता है वो पूरा ब्लैक होता है, वो कैसे भी आप यूज करो। इस पे बाय द वे भारतवर्ष में जमातियों का बहुत कंट्रोल है, और वो पश्चिम बंगाल उनका वो कॉन्ड्युइट था। एक्सचेंज मैकेनिज्म्स क्लियर थे, हवाला रैकेट्स जो उसके सपोर्ट में था वो भी क्लियर था, उसके सारे बने हुए थे। सिंगापुर, दुबई, ये सारे सेंटर्स हैं, यूक्रेन, दीज वर द सेंटर्स व्हिच वर बीइंग यूज्ड टू शव दिस मनी अराउंड। वो अस्त व्यस्त हो गया।
और दूसरा है लीगल सोर्स। लीगल सोर्स क्या है कि एफसीआरए के रूट से आप जैसे ऑफिस का खर्चा हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, वो तो आपको वाइट में ही देना पड़ेगा, वो आता था। वो रूट आपने कस दिया। और जो ये इलीगल रूट था, वेस्ट बंगाल में ये जो ढांचे का परिवर्तन हुआ है, पूरा राजनीतिक ढांचा, और फिर जो तंत्र है वो बदल गया, तो उसको एकदम उखाड़ के फेंक तो नहीं दिया, लेकिन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। आधे लोग जो वो मान लीजिए पैसा लेके जो बांग्लादेश से इधर आता है गलत काम का, वो आदमी खुद गिरफ्तार हो चुका है। पश्चिम बंगाल में लगभग अभी 7-8 हजार लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये लोग वही लोग हैं जो इन सब कार्यों में लिप्त रहते थे। केवल लोकल गुंडे नहीं है, ये सब काम भी करते थे, वो भी पकड़े गए। तो उससे क्या है, इनका नेटवर्क जो है पूरा टूट गया है। तो दोनों नेटवर्क्स टूट गए ना। आप एफसीआरए रूट से भी नहीं ला पा रहे हो, इलीगल रूट भी आपका बंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जाके नेटवर्क को सजाना पड़ेगा, कुछ पैसा खुद जाके देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये हो सकता है, आप जाके देखो, या तो असला बारूद या ड्रोन या कुछ पैसा लेके ये आदमी आया था और फिर वो पकड़ा गया। जैसे आपने कहा कि गांव के लोग वो मतलब चौकन्ने रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे घूम रहा है एक उबले हुए अंडे की तरह, वो तो कहीं भी पकड़ा जाएगा। उसको पूछेंगे तू है कौन भाई, तू यहाँ पे कर क्या रहा है। हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग में जो बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी गांव हैं, वहां पे कोई बाहर का चला जाए, चाहे वो मतलब डिस्ट्रिक्ट का ही कहीं और से है, तो भी लोग पूछते हैं ना कि तू है कौन, तू यहाँ पे क्यों आया। और ये व्यक्ति, ये तो कहीं पे भी हिल स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब। सो वही हुआ है। आपने बंगाल की इतनी बात की, तो थोड़ा पार्ट मैं बंगाल पे करना चाहूंगा शुभेंदु मॉडल को लेके। दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। पहले तो एक के डिफेंस में आए कि जो भैया अगर एयरपोर्ट है तो वो एयरपोर्ट ही है, उसमें अगर आपने एक मॉस्क बनाया हुआ है या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो फ्री एंट्री नहीं होगी। तो वो पॉलिसी जो इतनी देर से ना कम्युनिस्ट में ना ममता सरकार में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कुछ नियम लागू किए जाएं, वो एक मॉडल आ रहा है जो जेन्युइन सेक्युलरिज्म का मॉडल है। एंड दूसरा मॉडल जो इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहा है, फिर जिसमें वो अभी लक्स का जो नहीं है, तो बार बार क्यों जा रहा भाई, हाँ, कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फॉर इन्वेस्टमेंट अबव 100 करोड़। और ये अभी लक्स का कोई प्लांट खुला है जो बनियान वाला बेसिक प्लांट है, बट वन सेकेंड, बेसिक प्लांट है, पर ये बहुत जरूरी थे। तो इकोनॉमी पे भी और इस पे भी। और जो एक अच्छी बात है वो ये है कि बहुत जल्दी जनरली होता है कि आप बोलते हैं हनीमून पीरियड है, अभी तो मैं प्रशासन को समझ रहा हूँ, पुलिस को समझ रहा हूँ, अभी तो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अभी तो कार्यकर्ता हैं, पीपल टेक अ हनीमून पीरियड। यहाँ तो सीधा एक्शन 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 पीरियड शुरू हो गया है। सो व्हाट इज दिस मॉडल विच इज इमर्जिंग, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, अर्ली डेज बट एक दिख रहा है कि कुछ मॉडल बन रहा है। जो निर्देश नजर आ रहे हैं, जो दिशाएं नजर आ रही हैं, वो ये है कि नंबर 1, बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की बात हो रही है। एक तरफ से बड़े प्रोजेक्ट्स और दूसरी तरफ जो क्या कह सकते हैं जो बाधाएं थी छोटे उद्योगों के लिए, जिसके चलते ममता बनर्जी के टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, कुछ 60 या 65 हजार छोटे उद्योग बंद हो गए थे सिर्फ साउथ बंगाल में। क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि जो तंत्र था, एक तो वो कलेक्शन करती थी पैसा, हफ्ता लेती थी ना, सीधे सीधे बात में कहते हैं, हफ्ता लेती थी। दूसरा, आप वहां से कोई भी सामान लाओगे जाओगे तो भी उस पे टोल लगता था, इलीगल टोल्स। तो एक ऐसा सिस्टम बन चुका था कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट करना ही बड़ा मुश्किल था। एक ये था। कौन सी चीजें ऑपरेट करती थी? जो कैश बेस्ड बिजनेस है, जैसे प्राइवेट एजुकेशन हो गया या हॉस्पिटल्स हो गए, और वहां पे ये स्पूरियस ड्रग्स का धंधा भी ये लोग करते थे। तो ये था व्यवसायिक माहौल। इस व्यवसायिक माहौल में अगर आपको तब्दीली करनी है, तो आप क्या वो कीचड़ में घुस के, जो छोटे उद्योग बन चुके हैं, बंद हैं या फिर गलत उद्योग हैं, उसमें घुस के उसको साफ करोगे तो जनरेट होगा, उसको करने में आपको सालों लग जाएंगे। पर जो काम आप कर सकते हो वो ये है, नंबर 1, आप पश्चिम बंगाल में एक दिक्कत रहा है कि लैंड की समस्या है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है और एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा है। तो आप जो एग्जिस्टिंग लैंड है जहां पे कुछ हो सकता है, वहां पे एक बड़े उद्योग लगाओ। उससे क्या है कि एक इकोनॉमिक साइकिल जल्दी स्टार्ट होगा। मैं उसके 3 उदाहरण दूंगा। नंबर 1, जो पूरा कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट का एरिया है, एंड देन डाउन फ्रॉम कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट टुवर्ड्स डायमंड हार्बर ऑन वन साइड ऑफ द रिवर एंड टुवर्ड्स हल्दिया ऑन द अदर साइड, ये जो स्ट्रेच है, यहाँ पे कई सारे बंद मिल पड़े हुए हैं, जूट मिल्स हैं और कई तरह के दूसरे मिल्स हैं, मतलब कपड़े के उद्योग के। वो रिवाइव नहीं होएगा
एक दो शायद स्टार्ट हो जाए, लेकिन यू कैन रिकन्वर्ट देम। लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा हब बन सकता है, वो एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। और पश्चिम बंगाल इज वेल प्लेस्ड टू बिकम अ लॉजिस्टिक्स हब, नॉट जस्ट फॉर द ईस्ट बट फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। कि बंगाल में से अगर आप लाओगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि हावड़ा जो है, इट इज द बिगेस्ट रेलवे हब इन द एंटायर कंट्री इवन नाउ। तो वो एक बहुत अच्छा जरिया बन जाता है कि आप पोर्ट से सामान लाओ और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या बाकी जगहों से सामान लाके, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डेवलप होती है, या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, वहां से आप कहाँ जाओगे? तो आप यहाँ पे ला सकते हो। ये एक हब बन सकता है फॉर ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो एक इन्होंने ऑलरेडी उस पर एक्शन स्टार्ट कर दिया है। मैं डायरेक्टली जानता हूं क्योंकि कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट में मेरी भी बात चल रही है, कुछ हम लोग भी सोच रहे थे कुछ एक वेयर हाउसिंग का वो करें। दूसरा, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आपने लक्स का एग्जांपल लिया, ये मझले साइज के उद्योग हैं जिसमें यू सी, अगर आप स्टील प्लांट लगाते हो, उसका ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, बहुत हाई है, 7 के आसपास है। ओके, इसका मतलब क्या है? आपको 7 रुपया लगाना पड़ेगा 1 रुपया उत्पादन करने के लिए, सिंपल बात। लेकिन ये जो जैसे होजियरी हो गया, इसमें आपको 3 ही रुपए लगाने पड़ते हैं, उतना हेवी मशीनरी नहीं है ना। 600 करोड़ बहुत बड़ा प्लांट होता है होजियरी के संदर्भ में, तो उसका 3 का ICOR है। आप जल्दी जल्दी उत्पादन भी स्टार्ट हो जाएगा, उसको परफेक्ट करने में टाइम नहीं लगता है, और एम्प्लॉयमेंट भी होएगा, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटेड आप नहीं कर सकते, कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है उसमें। तो ऐसे उद्योगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। प्लस वेस्ट बंगाल हैज ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक उद्योग, जैसे साड़ियां हो गई कॉटन की, ठीक है, फिर कॉटन लूम्स का जो वर्क हो गया, डिजाइन वर्क, देयर मेनी सेंटर्स। उसके इर्द गिर्द भी ये लोग नए प्रकल्प लगाने की बात करें, जैसे सेरामिक्स हो गया, या कॉटन के साड़ीज, कॉटन बेस्ड मर्चेंडाइज, ऑलराइट, ऑल ऑफ दैट। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट पे इन लोगों का ध्यान जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से करोगे, डिस्ट्रिक्ट में लैंड लेना पड़ेगा, फिर स्टेट से परमिशंस लेने पड़ेंगे, देयर आर लेबर इश्यूज, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू विल बी जस्ट स्नोड अंडर। पर एक सिंगल विंडो से आप करोगे तो ऑब्वियसली थिंग्स विल मूव फास्टर। लेकिन सिंगल विंडो से कौन सा? कोई भी उद्योग नहीं, वो उद्योग जो क्विक स्टार्ट कर सके। ये होल पॉइंट इज क्विक स्टार्ट। ये नहीं कि 4 साल लगेगा बनाने के लिए, आप 6 महीने में जो स्टार्ट कर सकते हो, उन उद्योगों के लिए अच्छा है, इसीलिए 100 करोड़ वाला फिगर आपको नजर आ रहा है। दूसरा, एक और चीज है, पश्चिम बंगाल में आप डेटा सेंटर्स लगा सकते हो। डेटा सेंटर लगाने के लिए आपको सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी और पानी की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में दोनों चीज भारी मात्रा में मौजूद है, तो उसकी भी बात हो रही है, डेटा सेंटर्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। आसाम में शुरू कर दिया गया है, सिमिलर प्लांट्स आर नाउ बीइंग सेट अप इन वेस्ट बंगाल, और अब उसका अनाउंसमेंट भी हुआ। So I think Tata Electronics is about to set something up, or in a delicious irony, it will be set up in I believe Nandigram, जहाँ पे वो land already पड़ा हुआ है। So I think it's a very good sign कि जो प्रकल्प आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जिसका ICOR ज्यादा नहीं है, यानी रिटर्न्स आर फास्टर, यू आर गोइंग टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। प्लस जो ट्रेड लॉजिस्टिक्स जो नेचुरल उसमें पश्चिम बंगाल में क्षमताएं, और उसमें एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी, आपने इकोनॉमी तो कवर किया ही किया, बट साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है कि जो रेजिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज थी वो भी धीरे धीरे खत्म होगी। व्हेन यू सी द इमीडिएट रिजल्ट, एक इंडस्ट्री आएगी 5 साल बाद, वर्सेस वहां पे एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट कैपिटल, वो एक मानसिकता। देखो, कुछ प्रॉब्लम तो माइंडसेट और साइकोलॉजी की भी रही कि कम्युनिस्ट और उसके बाद ममता और ये सारा जो है वो भी बड़ा चंक होगा वोटर का। तो showing them the benefits, I think psychologically is also very very important. बंगाल में मैं आपको बता दूं, एक मानसिकता है जिसको मैंने देखा है, कि मैं तो प्रवासी बंगाली हूं, मैं यहाँ पे कभी बड़ा नहीं हुआ, तो मेरा तो अभी नाता केवल व्यवसाय का ही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मानसिकता अवश्य है कि जो अमीर है वो गलत है, मतलब बिकमिंग वेल्दी इज फ्राउंड अपॉन, इट्स अ बैड थिंग। तू डॉक्टर क्यों नहीं है, तू इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं है, तू वकील है तो भी चलेगा, लेकिन तू इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसका मतलब तू चोर है। क्योंकि देखा ही उन्होंने चोर है ना, जब पूरे तंत्र को आपने एक विकट परवर्टेड तंत्र बना दिया तो चोर ही ऊपर आए हैं। सबको नजर आता है कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स कौन लगा रहा है, ये बड़े बड़े रियल एस्टेट सिंडिकेशन होके कैसे बन रहा है। तो लोगों की धारणा वैसी, मानसिकता वैसी बनी हुई है। दिस इज नॉट अ स्टेट which, although Bengal was the first industrialized state in India,
जो सबसे पहले उद्योगपति थे, मॉडर्न इंडस्ट्रियल उद्योगपति भारतवर्ष के, वो यहां से थे। और वो मारवाड़ी या गुजराती नहीं थे, लोकल बंगाली लोग थे। दे हैड लॉस्ट दैट इम्पेटस, अभी तक वो उठा नहीं है, लेकिन उसको किक स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो कदम ये लोग ले रहे हैं। That's why I said psychological change बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आई होप कि ये बंगाल और एक और स्टेट जो बहुत टॉप पे थी 81 तक पर कैपिटा में नंबर 1 थी लार्ज स्टेट्स में, पंजाब 18-19 पे आ गई है, उसका भी वही हालत हो तो ड्रग से एकदम खत्म कर रही है उस स्टेट को। मैं वही बोल रहा हूँ, ये दोनों का रिवाइवल हो तो इंडिया एक बहुत सारे स्टेट्स के साउथ में, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू रीड कि आपका पर कैपिटा मिडिल इनकम कंपनीज जितना है, अगर सिर्फ साउथ को लें और चाइना के एज अ होल से कंपीट करें, ऑब्वियसली चाइना के होल में चाइना के पुअर पार्ट्स भी हैं, सो देयर आर नाउ वेरी गुड पॉकेट्स जो पहले नहीं थी, एंड लार्ज पॉकेट्स फॉर विजिट। अगर ईस्ट में असम और वेस्ट बंगाल पूरा ईस्ट चेंज हो जाएगा, नॉर्थ में थोड़ा हो, देन और यूपी में भी काफी चेंजेस आई हैं, सो इकोनॉमिकली वी आर हेडिंग इनटू गुड टाइम्स इफ दिस हैपेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and covering all these issues of national security as well as economy. Thank you very much.